नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कर्नाटक से आज सुबह सुबह नोटों की नीली गड्डियां दिखाई दी। फोटो वायरल हो रहे थे। निरे से इतने मोटे मोटे गड्डी बनी हुई थी। विधायक जी थे, बीजेपी के विधायक जी, उनके घर का था मामला। उनका योग्य पुत्र जो है वो वहां पे जल बोर्ड में वाटर सप्लाई में शायद काम करता था। तो भाई ने 80 लाख रुपए रिश्वत मांगी। मामला पटा 40 लाख रुपए में और शिकायत कर दी किसी ने लोकायुक्त को। भैया लोकायुक्त के वहां कोई एडीजी है ठाकुर साहब, सुना बड़े ईमानदार हैं। जैसे ही पता चला कि ये इतनी लंबी रिश्वत है, उन्होंने छापा मार दिया और विधायक जी के बेटे धर लिए गए। फिर हुआ कि भाई इतने रुपए रखते कहाँ हैं, तो घर चल के देख लो। तो घर पे 7.5 करोड़ से ज्यादा मिले। और ये कोई पहला मामला नहीं जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का इतना राम राज्य वाला सीन सामने आया हो। ये तो रुपये पे लंबी लाइन थी भ्रष्टाचार की, लेकिन साउथ में पैर जमाने थे भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर हमारे पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें हम इधर से डालते हैं और उधर से क्लीन, निरमा की सफेदी जैसी क्लीन नेता निकल आता है। तो आज मैं बात करूंगा कर्नाटक की राजनीति की। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, लोकसभा में बम बम कर्नाटक। इस बार मामला फंस गया है। आज मैं कर्नाटक में बात कर रहा था। हमारे 4 PM कर्नाटक अपने लोगों ने लॉन्च कर रखा है, तो जो स्थानीय संपादक है उनसे मैं बात कर रहा था। पिछले दिनों मैं कर्नाटक गया और जब मैं कर्नाटक गया तो वहां पे मैंने चाय वाले, पान खोके वाले, सड़क चलते आदमी, करीब 20-50 लोगों से मैंने बात करी। वहां 40% कमीशन का नारा रट गया लोगों को। मान लिया उन्होंने कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो आज की घटना कोई नई चौंकाई नहीं, हमने आज सुबह लाइव भी किया। तो आज मैं बात करता हूं कर्नाटक की। कर्नाटक दक्षिण पूर्व का इकलौता राज्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी को जमीन मुहैया कराई थी, मतलब बीजेपी का बेस बनाया था साउथ में। लेकिन वो खेल पूरा कैसे हुआ, यानी भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में जमीन कैसे बनी, बड़ा दिलचस्प किस्सा है, ध्यान से सुनिएगा। 1990 और 91 का दौर था। मैं ले चलता हूं आपको इतिहास के पन्नों में। समाजवादी जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार कांग्रेस के बाहर से समर्थन के बूते टिकी हुई थी। तब दोनों पार्टियों की 3 बड़े बड़े प्रदेशों में भी सरकार थी। समाजवादी जनता पार्टी की सरकार यूपी यानी मुलायम सिंह, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला और गुजरात में चिमन भाई पटेल। 3 राज्यों में सरकार थी। जबकि कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश, एम चेन्ना रेड्डी आपको याद होगा, कर्नाटक में वीरेंद्र पाटिल और महाराष्ट्र में शरद पवार, ये 3 राज्य संभाले हुए थे। वो दौर में चर्चा आम थी कि समाजवादी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को कांग्रेस नेता राजीव गांधी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सजापा के नेता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्रियों शरद पवार, एम चेन्ना रेड्डी और वीरेंद्र पाटिल की चंद्रशेखर से बहुत गाढ़ी दोस्ती है। ये बात भी बहुत आम थी और वो तीनों मुख्यमंत्रियों के सहारे कांग्रेस को कथित तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार खुद चंद्रशेखर से और कई बार उनके दूध मुलायम सिंह से इन कांग्रेस मुख्यमंत्रियों की मुलाकातें भी होती रहती थी। मतलब दोनों ओर से घोर अविश्वास का माहौल था और इसी अविश्वास के बीच राजीव गांधी ने चेन्ना रेड्डी और वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। लेकिन जब राजीव गांधी तीसरे छत्र शरद पवार को हटाने की कोशिश में लगे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन चलिए हम तो कर्नाटक पर ही फोकस करते हैं, जहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री पद से हटाने का फरमान एयरपोर्ट से ही जारी कर दिया था। जबकि उस दौर में वीरेंद्र पाटिल कर्नाटक के सबसे प्रभुत्वशाली लिंगायत समाज के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। काफी रसूख था उनका। वैसे भी कर्नाटक की कुल आबादी में 17% आबादी लिंगायत समाज की है और इस समाज में जो शैव समुदाय को फॉलो करता है और कई बार अपने लिए अल्पसंख्यक का दर्जा भी मांगता रहता है, उसमें मठों का काफी प्रभाव है।
राज्य में 500 से ज्यादा मठ लिंगायत समाज के हैं। लिहाजा जैसे ही वीरेंद्र पाटिल को हटाया गया, आडवाणी गोविंदाचार्य ने मौका ताड़ा और मठों की राजनीति करने वाले आरएसएस के नेता बीएस येदियुरप्पा को आगे बढ़ा दिया। अब चूंकि येदियुरप्पा मठों की राजनीति में महारत रखते थे, लिहाजा उनके लिए लिंगायत समुदाय से जुड़ना आसान भी हो गया। और फिर राम मंदिर आंदोलन के नाम पर कुछ और नेता भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगे। हुबली में उमा भारती के द्वारा तिरंगा फहराने के नाम पर काफी हिंसा हुई और इन सब से भाजपा का जनाधार बढ़ा। हालांकि तब भी भारतीय जनता पार्टी 1994 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। हां, मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर बन गई। अब कैसे नहीं जीत पाई, जरा यह भी जान लीजिए। 1994 के नवंबर में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होना था। भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.आर. बोम्मई, जिनके बेटे अभी मुख्यमंत्री हैं, और वरिष्ठ नेता रामकृष्ण हेगड़े ने बड़ा दांव चल दिया। बोम्मई साहब लिंगायत थे जरूर, लेकिन वो पिछड़े वर्ग के लिंगायत थे। लिंगायत की जाति नहीं बल्कि एक पंथ है और उसमें अगड़े पिछड़े सभी वर्ग के लोग हैं। और वो बहुत ज्यादा जनाधार नहीं रखते थे, वो जमीनी राजनीति करते भी नहीं थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे। हाँ, रामकृष्ण हेगड़े राज्य में काफी पॉपुलर थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सबसे पहले राजीव गांधी की पहले कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत 1983 में हेगड़े साहब ने ही की थी। तभी बंगलौर आज इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इन दोनों नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पार्टी के सांसद और राज्य की दूसरी सबसे प्रभावशाली जाति वोकिलिंगा के सबसे बड़े नेता एच.डी. देवगौड़ा को तोड़कर जनता दल में ले आए और फिर पूरी ताकत से देवगौड़ा के नेतृत्व में बोम्मई हेगड़े के मार्गदर्शन में जनता दल ने चुनाव लड़ा और स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। वोकिलिंगा समुदाय के देवगौड़ा मुख्यमंत्री और लिंगायत समाज से आने वाले प्रतिष्ठित नेता J.H. पटेल उस समय डिप्टी सीएम बनाए गए। फिर 1.5 साल बाद जब देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बन गए तो J.H. पटेल मुख्यमंत्री बन गए और यहीं से असली खेल शुरू हुआ, जिससे येदियुरप्पा और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का रास्ता एक बार फिर अवरुद्ध हो गया। दरअसल हुआ यह कि जब जनता दल में विभाजन हुआ तो J.H. पटेल अपनी सरकार समय जॉर्ज फर्नांडिस की जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। और आप जानते हैं कि एनडीए संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस की क्या ताकत थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके आगे नतमस्तक होती थी। लोग तो अटल जी के दौर में भी उन्हें सुपर प्राइम मिनिस्टर तक कहा करते थे। लिहाजा 1999 के लोकसभा चुनाव के साथ हुए कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक भाजपा को जनता दल यूनाइटेड के पार्टनर के तौर पर मन महसूस कर उतारना पड़ा। लिहाजा पार्टी ने बेमन तरीके से चुनाव लड़ा, मन नहीं था। स्वाभाविक ही है कि येदियुरप्पा एंड कंपनी एक दूसरे के लिंगायत नेता J.H. पटेल को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाने और अपना रास्ता रुकवाने के लिए भला क्यों जोर लगाती। उधर चूंकि लोकसभा के साथ ही चुनाव हो रहा था तो सोनिया गांधी के बेलारी से चुनाव लड़ने का भी असर पड़ा और इस कंफ्यूजन भरे माहौल में कांग्रेस की जीत हो गई और भाजपा को लगभग 9 साल तक इंतजार करना पड़ा। मगर भाजपा का असली रास्ता खुला 2008 के परिसीमन के बाद, क्योंकि इस परिसीमन में शहरी विधानसभा सीटों की संख्या काफी बढ़ गई थी और ग्रामीण सीटों की संख्या काफी घट गई थी। बंगलौर शहर में 14 की जगह 28 सीटें हो गई। दरअसल 1974 के बाद यानी 34 सालों के बाद पूरे देश में परिसीमन हुआ था और इस बीच गांव से शहरों में काफी पलायन भी हो चुका था। आज तो हालत यह है कि 60 के दशक में कानपुर से भी छोटा बंगलौर अब कानपुर से 3 गुना बड़ा हो गया है। लिहाजा बढ़ते शहरीकरण ने शहरी मध्य वर्ग की पार्टी भाजपा को नई ऊंचाई प्रदान की और पहली बार 2008 के चुनाव में भाजपा की कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। मगर अब भारतीय जनता पार्टी के दोनों आधारभूत यानी शहरी मध्य वर्ग और लिंगायत उदासीन होते जा रहे हैं।
लिंगायतों में अब अगड़ा बनाम पिछड़ा की फीलिंग पैदा हो गई है, क्योंकि अगड़े वर्ग के लिंगायत बीएस येदियुरप्पा को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिंगायत बसवराज बोम्मई, एसआर बोम्मई के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। बोम्मई का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, बस वो एक बड़े बाप के बेटे हैं और लोगों से जुड़ नहीं पाते, संवाद नहीं कर पाते। साथ ही उनकी सरकार 40% की सरकार, यानी 40% पर कमीशन पर काम करने वाली सरकार, ऐसा एक उनके ऊपर ठप्पा भी लगाया जाता रहता है। काफी बदनामी भी हुई है। लेकिन अब तो आपने देखा ही, मैं आपको शुरू में बताया था कि कैसे एक विधायक का बेटा रिश्वत का काउंटर खोल के बैठा हुआ है। रही बात शहरी मध्य वर्ग की, तो यह वर्ग पूरी तरह से सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। 2014 में मेक इन इंडिया का नारा उछालने वाले मोदी जी का मेक इन इंडिया अब 5 किलो राशन में बदल चुका है। लिहाजा सर्विस सेक्टर ही शहरी मध्य वर्ग का एकमात्र सहारा है और उस सर्विस सेक्टर में भी आईटी और सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा फैक्टर है, खासकर कर्नाटक के लिए। मगर अब वहां की स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। क्षमता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि देश का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट निर्यात 3.5 लाख करोड़ रुपए का है। हकीकत यह है कि उस 3.5 लाख करोड़ कमाने के लिए 35 लाख लोग भी लगे हैं। अब बताइए, इस हालत में क्या नहाएगा आदमी, क्या नहीं छोड़ेगा भाई। 3.5 लाख करोड़ कमाने के लिए 5 लाख लोगों से ज्यादा वर्कफोर्स होना ही नहीं चाहिए इस्तेमाल। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं बीटेक एमटेक करके लोग चपरासी का एग्जाम दे रहे हैं, चपरासी होना चाह रहे हैं। और आपको एक फैक्ट और बता दूं कि देश में 35 लाख सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल में से करीब 15 लाख तो बंगलौर शहर में ही है, और इनमें से 95% को सिर्फ जीने खाने लायक सैलरी मिल पा रही है। ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है, यानी महंगाई और बेरोजगारी दोनों की मार एक साथ पड़ रही है। अब ऐसे में अर्बन मिडिल क्लास भला क्यों बीजेपी के साथ टिकेगा भाई। बंगलौर के लोग तो ज्ञान वापी में भी शिवलिंग ढूंढकर अपना पेट भर नहीं सकते, तो होगा क्या? वही होगा जिसका डर बीजेपी को सता रहा है। येदियुरप्पा उदासीन है, मोदी शाह जोर लगाए हुए हैं। आखिर 28 में 25 लोकसभा सीटें बीजेपी की पास जो है, ऐसे में विधानसभा नहीं बचेगा तो भला लोकसभा की इतनी सीटें कैसे बचेंगी? उधर दक्षिण कर्नाटक के वोकलंगा बहुल इलाके में देवगौड़ा परिवार और कांग्रेस के डीके शिवकुमार के बीच वोकलंगा वोट की लड़ाई है और वहां भाजपा पहले से ही नंबर 3 पर है। वहीं बंगलौर शहर भारत जोड़ने में जोर लगाता दिख रहा था, भारत जोड़ो यात्रा में। उत्तर कर्नाटक में खड़गे साहब का दलित वोट अपना एक तरफा झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा रहा है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, रेड्डी बंधुओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है ले देकर। तटीय कर्नाटक में, चूंकि वहां हिंदू मुसलमान तनाव उभरता रहता है, बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। वैसे सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश पूरे राज्य में है, मगर याद रखिए ये उत्तर भारत नहीं है। इसलिए चाहे जितना भी प्रज्ञा ठाकुर चाकू तेज करने की बात करें, लेकिन यहाँ के लोग कलम और कंप्यूटर के कीबोर्ड पर ही हाथ आजमाएंगे, ना कि चाकू की धार पर। इसलिए हिजाब विवाद भी यहाँ पर बहुत मायने नहीं रख पा रहा। दरअसल हकीकत यही है कि सिद्धारामैया के 2 दांव, पहला मेरा अंतिम चुनाव है और दूसरा अहिंदा एडिक्शन यानी दलित ओबीसी अल्पसंख्यक समीकरण, इसने कमल खिलाने की गुंजाइश को पलीता लगा दिया है। अब स्थिति ये खतरनाक है कि 25 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा डेंट कर्नाटक से पाती है तो इसकी भरपाई कहां से करेगी? साहिब परेशान है, कर्नाटक के हालात को देख के परेशान है। क्या स्थिति रहेगी, हमारी निगाह रहेगी। आप देखते रहिएगा 4 PM के कुछ राज्यों के चैनल है, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।